हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने सपने को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन एंड एज यू नो दैट अभी हम लोग का चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 4th एंड आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। देखो, सरफेस टेंशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, आपके रियल लाइफ में हर जगह देखने को मिलता है। जैसा अगर मैं बात करूंगा, जो वाटर ड्रॉप होता है वो स्पेरिकल क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो आज के क्लास देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। फिर अगर मैं एग्जांपल और बात करता हूं तो आपको देखने को मिलता है कि डिटर्जेंट पाउडर हम लोग यूज करते हैं, है ना, सर्फ वगैरह यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? जो हार्ड वाटर होता है उसमें यूज करते हैं। तो क्या कहता है, सरफेस टेंशन के लेयर को ब्रेक कर देता है। सरफेस टेंशन का जो लेयर बनता है उसको तोड़ देता है ताकि डर्ट पार्टिकल जो है वाटर उसको धो सके। अच्छा, इसके अलावा आपको कहां देखने को मिलता है? आप देखते हो कि नालियां वगैरह जो होता है जहां पे बहुत सारा आप देखते हो मच्छर पैदा हो जाता है, तो वहां पे क्या बोला जाता है कि किरोसिन तेल वगैरह अगर आप छिड़क दोगे तो जो मच्छर होता है वो तैरना उसको मुश्किल हो जाता है और वो डूब जाता है, जिसकी वजह से वहां पे मच्छर जो होता है मर जाते हैं। तो इस सबका रीजन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का। उसी के बारे में आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोग को जीरो से लेकर एडवांस तक बताऊंगा ताकि इस लेक्चर को देखने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन, राइट, ओके। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, सरफेस टेंशन से ना आपके एग्जाम में और कई सारे एग्जाम में आप देखोगे कम से कम 6 से लेकर 10 क्वेश्चन बनता है ना, यानी कि 6 से लेकर 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बोल सकते हो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलता है। तो इसको अच्छी तरह समझना काफी इंपॉर्टेंट है। होता बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो आप एग्जाम में फंस सकते हो। तो चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स है। अगर आप अच्छी तरह से लेक्चर को देखोगे थ्रू आउट द पूरा लेक्चर, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाओगे जो मैं बताऊंगा आपको, तो आप लोग को एंड होते होते लेक्चर आप लोग को ए टू जेड क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पे आप फंसने नहीं वाले हो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा और साथ ही साथ जो भी मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा उस चीज को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आप यहाँ पे नोट्स आप देखोगे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये इसलिए है ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपको ये चीज याद हो जाए पढ़ने के बाद। जैसे पढ़ोगे आपको पूरा चीज जो कॉन्सेप्ट हो याद हो जाए, इसलिए सब चीज को लिखा दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है? जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस चीज में ज्यादा ध्यान देना है। उसी चीज को समझाऊंगा जो उस चीज को बस यहाँ पे लिख दिया गया है। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, सरफेस टेंशन को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हूं, एक कंटेनर ले लिया हूं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर एक कंटेनर का, और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है भाई मेरा? इस कंटेनर में मेरा भरा हुआ है लिक्विड, है ना। तो ये मान लो लिक्विड है, लिक्विड में क्या लिया हूं मैं? वाटर को ले लिया हूं, वाटर को ले लिया हूं। ये मेरा क्या है? अंदर में वाटर पड़ा हुआ, वाटर है। एक कंटेनर, वही लिख दिया हूं, लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड कंटेनर, है ना। मेरा क्या? कंटेनर के अंदर लिक्विड है। लिक्विड में भी क्या मैं लिया हूं? वाटर को लिया हूं। एंड आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि लिक्विड मेरा कोहेसिव एडहेसिव दोनों पाया जाता है। और कोहेसिव क्या होता है? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को हम लोग कोहेसिव बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडहेसिव कहते हैं। जैसे कि अगर कोई मेरा ग्लास है और ग्लास के अंदर मेरा अगर H2O है यानी वाटर भरा हुआ है, तो मेरा क्या, ग्लास से भी चिपका हुआ कुछ कुछ बूंद रह जाता है। ग्लास को अगर पूरा पानी निकाल भी दोगे, ग्लास से पानी निकाल दोगे, फिर भी आप देखो ग्लास में कुछ आपका चिपक जाता है वाटर ड्रॉपलेट। तो वो कैसा प्रॉपर्टी के चलते हैं? एडहेसिव, क्योंकि डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, एक वाटर है और एक ग्लास का है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो एडहेसिव है। लेकिन वाटर और वाटर के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? कोहेसिव। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कोहेसिव फोर्स के बारे में, यानी कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल H2O, एक H2O और दूसरे H2O के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। नाउ मैं यहां पे क्या, केवल एक मॉलिक्यूल लिया हूं जो मेरा इनसाइड है कंटेनर, है ना, इनसाइड वाटर। वाटर के अंदर का देखो यहाँ पे इस तरह का जो ए लिया गया है ना, इस तरह कई सारा यहाँ पे हजारों लाखों में वाटर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए केवल एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया हूं जिसको नाम दिया हूं मैं ए। और दूसरा एक मॉलिक्यूल लिया हूं वाटर मॉलिक्यूल जो मेरा सरफेस में है, मतलब फ्री सरफेस में, जहां मेरा पानी उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर क्या मेरा हवा है, एयर है। तो मैं यहाँ पे एक वाटर ले लिया हूं, तो ये दो तरह का मेरा वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक तरह से ड्रॉप बोल लो तो दो है, ए एंड बी दोनों ले लिया। अब इन दोनों को समझना आप अच्छी तरह से कि क्यों सरफेस टेंशन जो है वो अकर होता है, सरफेस टेंशन फिनोमिना क्यों अकर होता है, क्यों देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूं ए का, है ना, जो कि क्या है? पानी के अंदर है।
तो आप क्या देखने को मिलेगा, इसके चारों तरफ मेरा H2O मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? बिल्कुल सर जी होगा। यहाँ भी होगा, 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 चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल होगा। यानी कि हर तरफ से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा अट्रैक्शन है? फोर्स ऑफ कोहेशन अट्रैक्शन है इन ऑल साइड, चारों तरफ से है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं हर साइड में, एरो से दिखा सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है ना। यानी ये जो ए आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ये किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, चारों तरफ से इसको क्या है, पकड़े हुए रखा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बी का, अगर मैं किसका बात करता हूं, बी आपके वाटर मॉलिक्यूल का बात करता हूं जो कि सरफेस में है, ये क्या देखते हो कि भाई साहब ये पूरा अगर बात करता हूं हाफ ही ये ऊपर लिया हूं, है ना। ऊपर वाले पार्ट में तो एयर है, तो यानी कि यहां जो मेरा फोर्स लग रहा है, नीचे वाले साइड में जो फोर्स लग रहा है, ऊपर साइड में तो कुछ भी नहीं है। यानी यहां पे कैसा है, अनबैलेंस है। और अनबैलेंस कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स है। क्योंकि नीचे साइड में आप देख सकते हो, नीचे साइड में वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लगना चाहिए, तब तो ये बैलेंस होगा। तो देखोगे ऊपर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऊपर में तो वाटर है। ऊपर में क्या है मेरा, वाटर बोल रहा हूं, ऊपर में तो एयर है। यानी यहां पे मुझे देखने को मिलता है क्या, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके वजह से क्या होता है, जहां भी आपको अनबैलेंस देखने को मिलता है कोहेसिव फोर्स, वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस कर जाएगा, है ना। एक तरह से पुल फोर्स लगेगा, और इस स्ट्रेस के वजह से यहां पे मुझे एक फेनोमेना देखने को मिलता है, ये कर्व जैसा सरफेस देखने को मिलता है, और यही कहलाता है क्या, मेरा सरफेस टेंशन, जो कि बहुत ही थिन जो मेम्ब्रेन है, थिन लेयर है, वो मेरा बन जाता है। अब ये मैं एक ड्रॉप का बात करा, इस तरह से मेरा यहाँ पे लाखों ड्रॉप रहने वाला है, और लाखों ड्रॉप मिलके एक तरह से कर्व जैसा बन जाएगा, और यही मेरा कहलाता क्या है, यही मेरा कहलाता है सरफेस टेंशन लेयर, जो कि बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है। ये बहुत ही इतना पतला होता है कि यहाँ पे किसी चीज को अगर आप रख दोगे ना, बहुत ही हल्का चीज को, तो वो अंदर नहीं जाएगा, ऊपर में तैरते रह जाएगा। जैसा अगर आप कागज का एक टुकड़ा लेते हो, बहुत ही छोटा टुकड़ा लेते हो, और आप देखते हैं कभी आप लेना कोई चिकना सरफेस, उसमें वाटर ड्रॉप डालना, कोई वाटर डालना, और वाटर ड्रॉप है, उसके ऊपर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा अगर रख दोगे ना, तो उसके ऊपर में तैरने लगेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा? सरफेस टेंशन लेयर की वजह से। वो सरफेस टेंशन लेयर की वजह से उसमें तैरते रहेगा। यही मेरा करता क्या, मच्छर भी करता है। मच्छर बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है, तो क्या करता है, नाली वगैरह में जहाँ पे गंदा पानी वगैरह रहता है, उसमें क्या करता है, सरफेस टेंशन लेयर बन जाता है, तो वहाँ पे आराम से पानी में जाके बैठ जाता है। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, डिटर्जेंट डाल दो, या किरोसिन वगैरह डाल दोगे, या फिर कोई तेल अगर छिड़क दोगे, तो सरफेस टेंशन लेयर ब्रेक कर जाता है। जब वो ब्रेक कर जाता है तो क्या हो जाएगा, मच्छर नीचे डूब जाता है, और जब नीचे डूब जाएगा तो वो क्या करने लगेगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, कि वो सांस नहीं ले पाएगा। समझ आई मेरी बात की नहीं? तो ब्रीथ करने में उसको दिक्कत होगा, तो वो मर जाता है। तो इसी तरीका का यूज करके क्या करा जाता है, मच्छर वगैरह को खत्म करा जाता है। क्लियर? अच्छा, तो ये तो चीज हो गया रीजन। अब जो मैं यहाँ पे आपको लिख दिया है ना, आप सिंपल समझ गए क्यों होता है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे आप देख लो, और एक चीज आपको ये बोला जाएगा, आप अभी तक क्या समझे कि सर जी मेरा जो सरफेस टेंशन हुआ वो किसके वजह से हुआ, कोहेसिव फोर्स की वजह से हुआ। ठीक है, अब आपको अगर बोला जाए, थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाए कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, लेकिन आपको बोला जाए विच टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्स, तो आपको कहा जाए बैलेंस कोहेसिव फोर्स या अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। तो क्या समझे, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, क्योंकि नीचे साइड में मेरा कोहेसिव फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर साइड कोई है ही नहीं, तो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या समझे, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना कि अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होता है, और किस डायरेक्शन पे, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं, आपको बोलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये, लेकिन हाँ इधर अब देखो, अब इसको कहा जाता है लाइन फेनोमिना, या लाइन सरफेस कहा जाता है, या सरफेस फेनोमिना कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसको, या तो कहा जाता है लाइन फोर्स कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है सरफेस फेनोमिना कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, आप जानते होंगे। अब बारी आता सर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे तो जो मेरा फ्री सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट था, नीचे साइड में तो अनबैलेंस है, लेकिन बैलेंस जो कर रहा केवल और केवल वो कहां कर रहा है, आपका इस साइड में एक फोर्स है और इस साइड में फोर्स है। अगर मैं इसको F1 बोल देता हूं और F2 बोल देता हूं, तो ये दोनों साइड में, क्योंकि नीचे में अनबैलेंस लग रहा है, तो ये स्ट्रेच कर जाएगा, पुल जैसा फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि खींच रहा तो उसको रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा कर्व जैसा हो जाता है, और ये कई सारे ड्रॉप के साथ होगा। तो एंड ऑफ द डे एक आप थोड़ा सा कैसा, इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा कर्व जैसा, उभार जैसा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही थीन लेयर देखने को मिलता है। इसी की वजह से ये जो है आपको रीजन देखने को मिलता है। यही रीजन है कि और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वाटर ड्रॉप होता है,
वर्षा की जो बूंद होता है ना, वो रेन ड्रॉप जो होता है वो स्पेरिकल क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, सेम रीजन होता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? इस चीज को ध्यान आप लोग को रखना है। अच्छा, और एक क्वेश्चन, ये मेरा टेंसाइल जो फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करता है। टेंसाइल फोर्स को क्या करता है मेरा? रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है मतलब रोकता है। क्योंकि टेंसाइल मतलब क्या होता है? इस तरह चारों ओर खींचेगा, लेकिन ये उभार हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये खींचना चाहता है, इसको रोकना चाहता है, तभी ना, मतलब ये स्ट्रेच कर जाता है, जिसकी वजह से उसको रोकता है कि नहीं स्ट्रेच होने नहीं देंगे। तो जब वो स्ट्रेच होने नहीं देगा तो कर्व जैसा एक बन जाता है, जिसके वजह से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर माय पॉइंट? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका सरफेस टेंशन जो है किस तरह के फोर्स को रेजिस्ट करता है? तो आपको याद रखना टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करता है। समझ गए? क्योंकि टेंशन खींचना चाहेगा, क्योंकि अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स नीचे डायरेक्शन में लग रहा, ऊपर में लग नहीं रहा, तो नीचे खींचना चाहेगा और उसको रेजिस्ट करने के लिए इधर खींचेगा, तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? उसको थोड़ा रोकना चाहेगा और कर्व जैसा बना जाता है ना। अब जो मैंने चीज बताया आपको, उस सेम चीज को ना इतना बड़ा लिख दिया गया, ताकि जब आप रिवीजन करो तो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो, आप 1 महीना बाद करोगे, 4 दिन बाद करोगे, एग्जाम टाइम में करोगे, तो आप एक बार पढ़ोगे, आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि क्या यहाँ पे मैं समझाया हूँ। अगर आप भूल भी जाओगे फिर भी याद आ जाएगा। तो चलो देख लो क्या लिखा गया सरफेस टेंशन। ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप फर्दर रिविजन कर सको। लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल ए विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्लूइड। मैंने आपको कहा था कि एक हम लोग लिए क्या है? एक मॉलिक्यूल ए लिए हैं जो मेरा पानी के अंदर है, इनसाइड दी वाटर है, इनसाइड दी फ्लूइड है। वही कहा गया मॉलिक्यूल ए जो है वो क्या है मेरा? प्रेजेंट है इनसाइड दी फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर है। अच्छा, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मेरा चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कोहेसिव फोर्स चारों तरफ से लग रहा है। वही कहा गया द मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ अदर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि चारों तरफ से H2 ही है और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि द मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ कोहेसिव फोर्स, लेकिन मैं अच्छी तरह से लिख दिया हूं कि द मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सेम टाइप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स फ्रॉम ऑल साइड ऑफ मॉलिक्यूल, चारों तरफ से लग रहा है। हेंस ए जो मॉलिक्यूल है वो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ये बिल्कुल मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इसमें कोई भी अनबैलेंस मेरा कोहेसिव फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन वेयरएज मॉलिक्यूल अगर बी का मैं बात करता हूं विच इज एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो मेरा बी है वो मेरा सरफेस पे है। अगर मैं इसका बात करता हूं एंड दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, यहां भी कोहेसिव फोर्स लग रहा है लेकिन चारों तरफ से नहीं लग रहा, क्योंकि अगर बात करेंगे इधर मैं बोल दूंगा F1, इसको बोल दूंगा F2, इसको बोल दूंगा F3, तो इसको कोई बैलेंस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो वही कह रहा अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसी के वजह से सरफेस टेंशन होता है। तो वही कहा गया है दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू अबव रीजन, इसी रीजन के वजह से, इस रीजन के वजह से मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस ए पुल और स्ट्रेच, इस रीजन के वजह से क्योंकि नीचे खींच रहा है तो मेरा सरफेस में क्या करता है? पुल या स्ट्रेच की तरह एक मेरा, क्योंकि उसको रेजिस्ट करना चाहेगा तो स्ट्रेच करेगा और उस स्ट्रेच को रेजिस्ट करने के लिए वो कर्व बना देता है, उसको रोकने का ट्राई करता है, और हेंस अ लेयर और मेम्ब्रेन इज क्रिएटेड ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये जो स्ट्रेच और पुल होता है उसको रेजिस्ट फोर्स के वजह से एक मेरा एक थीन बोल सकते हो या थीन मेम्ब्रेन बोल सकते हो, है ना, या थीन लेयर बोल सकते हो, वो मेरा क्रिएट हो जाता है सरफेस के ऊपर, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन लेयर। उसी लेयर को सरफेस टेंशन लेयर कहते हैं, और इस फेनोमेना को, दिस फेनोमेना इज नोन एज सरफेस टेंशन, इस फेनोमेना को सरफेस टेंशन कहते हैं। इसके वजह से जो लेयर बनता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन लेयर। क्यों बना? ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के वजह से मेरा पुल और स्ट्रेच होता है, और उसी की वजह से सरफेस टेंशन लेयर मेरा क्रिएट हो जाता है, एक थिन मेम्ब्रेन मेरा बन जाता है। समझ आया? और ये बहुत ही थिन होता है लेकिन एक मेम्ब्रेन जरूर बन जाता है, एक पतला सा कागज जैसा, पतला कागज से ही बहुत पतला हो जाता है, एकदम पतला प्लास्टिक जैसा, और इसी की वजह से कोई अगर पेपर का टुकड़ा भी डालोगे ना तो तैरने लगता है, भारी डालोगे तो डीप कर जाएगा, लेकिन हल्का अगर कोई चीज डालोगे तो मेरा तैरने लगेगा। आप देखना कभी एक बूंद से अगर आप पानी को दबाओगे ना तो पूरा अंदर आपका जो फिंगर है वो नहीं जाता है, वो ऐसा लगेगा कि डीप नहीं हो जाएगा, वो बस दबेगा, है ना, दबेगा, फिर छोड़ दोगे, फिर वो अपना बैलेंस, अपना शेप एंड साइज वो ले लेगा। क्लियर? चलिए, अच्छा, नीचे और कुछ चीजों को मेंशन करा गया की पॉइंट को। पहला, सरफेस टेंशन
इज ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, वही चीज को बस लिख दिया गया है, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द प्लेन या लाइन या सरफेस। जैसे अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नया चीज है, अलोंग द प्लेन या अलोंग द लाइन या अलोंग द सरफेस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सरफेस फेनोमिना। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है सरफेस फेनोमिना, फेनोमिना, सरफेस फेनोमिना, या इसको कहा जाता है क्या, लाइन फेनोमिना। सरफेस या लाइन फेनोमिना कहा जाता है, जो कि अलोंग प्लेन देखने को मिलता है। अलोंग प्लेन मतलब क्या होता है, आप यहां पे देखें कि अगर मैं आपको यह पूछूं कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, तो आप क्या बोलोगे, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अगर मैं बोलूंगा सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, बट मैं बोलूंगा विच टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्स, तो आपको बोलना अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। अगर मैं बोलूंगा कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स बट इन विच डायरेक्शन, तो आपको बोलना है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट मैं अगर बोलूंगा कि सरफेस टेंशन ठीक है, मैं अगर आपको और क्वेश्चन डीप अंदर में पूछना चाहूंगा कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट मैं बोलूंगा अलोंग द लाइन या परपेंडिकुलर टू द लाइन या पैरेलल टू द लाइन, तो आपको क्या बोलना है, अलोंग टू द लाइन या फिर अलोंग टू द प्लेन। क्योंकि प्लेन में, क्योंकि ये तो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स हुआ, इसके वजह से क्या हुआ कि स्ट्रेच हुआ, और स्ट्रेच को रेजिस्ट करने के लिए, और स्ट्रेच जो हो रहा किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि आपको प्लेन के अलोंग देखने को मिला। इसी के वजह से क्या हुआ, एक मेरा एक मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन देखने को मिला जो सरफेस टेंशन लेयर कहलाया, और उसी के कारण से सरफेस टेंशन ये मेरा कहलाता है फेनोमेना। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, और एक लाइन में यहां पे लिख दिया हूं, अगर मैं गैस का बात करता हूं, ये तो मैं बात कर रहा हूं वाटर का, वाटर बोले तो लिक्विड है, तो सर लिक्विड में मुझे सरफेस टेंशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फ्लूइड, क्योंकि यू नो दैट फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड होता है सर वो जो मेरा फ्लो करता है, तो फ्लूइड में मेरा आता है क्या, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो आप देखते हो ऑयल में भी सरफेस टेंशन देखने को मिलता है, मर्क्यूरी में भी देखने को मिलता है ना, इसके अलावा आपका पानी में भी देखने को मिलता है, और कई सारा आपके लिक्विड में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ गैस में, सर क्या गैस में भी सरफेस टेंशन देखने को मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिलता नहीं है तो क्यों नहीं मिलता, अगर मिलता है तो क्या मिलता है या नहीं मिलता, पहले ये बता दें। देखो आप यहाँ देखो, इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं गैस का बात करता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यू नो दैट, क्योंकि भाई वो क्या होता है, आप लिक्विड को जब टेम्परेचर दोगे तो उसके, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरह से कई सारा वाटर मॉलिक्यूल है, और ये सब क्या, पानी का बूंद है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसके बीच का बॉन्ड जो होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड वो ब्रेक होने लगता है, समझ रहे हो। वाटर, अगर वाटर का बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर लगने वाला फोर्स कैसा होता है, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स वीक होने लगता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है वो टूटने लगता है, और कोहेसिव फोर्स के वजह से ही यहाँ पे सरफेस टेंशन हुआ था। अभी देखो, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू को अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स अगर घटने लगेगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और गैस में जो होता है सरफेस टेंशन ना के बराबर पाया जाता है, तो इन गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता ही नहीं है। तो दैट्स वाई गैस ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड, क्योंकि गैस हमेशा एक्सपेंड करना चाहता है, तो कोहेसिव फोर्स पाया ही नहीं जाता है, दैट्स वाई देयर इज नो सरफेस टेंशन इन गैस। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों जो होता है गैस में सरफेस टेंशन नहीं पाया जाता है। क्लियर माय पॉइंट ऑन, उम्मीद करता हूं कि ये चीज अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर, देखते हैं नेक्स्ट पेज में और किन किन चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे, जैसे कि द मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, तो आपको क्या बोलना है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। ये तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक क्वेश्चन बनता है कि सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लाइन फोर्स। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें मेरा कहाँ देखने को मिलता है, अलोंग द लाइन देखने को मिलता है, ये फिनोमेना अलोंग द लाइन या अलोंग द प्लेन या अलोंग द सरफेस देखने को मिलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या है, लाइन फोर्स। इसलिए क्या कहा जाता है, लाइन फोर्स कहा जाता है। अच्छा, इसके आगे देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लाइन फोर्स विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन इन द प्लेन। मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं आया। आपने अभी कहा था कि ये मेरा अलोंग द प्लेन देखने को मिलता है, लेकिन जो मेरा फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द प्लेन लगता है। कौन सा फोर्स का बात कर रहे हैं,
कोहेसिव फोर्स। कैसा कोहेसिव फोर्स? अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। उसको अगर आप देखना चाहोगे तो परपेंडिकुलर देखने को मिलता है अलोंग द लाइन। अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करो मैं यहाँ पे क्या लिया हूं, ड्रॉप लिया हूं। जैसे कि अगर मैं कहीं खाली जगह देखता हूं, हाँ, तो मान लो ये मेरा क्या है, एक मेरा वाटर ड्रॉप है। ये क्या मेरा वाटर ड्रॉप है, ये मेरा क्या है, एक वाटर ड्रॉप है। अब आपको पता है कि अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स किधर लगता है, मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या है मेरा अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। अभी जस्ट मैंने कहा था कि देख सकते हो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? अच्छा, और अलोंग द प्लेन बोले तो ये रहा अलोंग द प्लेन। तो अगर मैं देखो मान लो सबके लिए बताता हूँ, पहला वाले के लिए बताता हूँ, केवल एक फोर्स में ले लेता हूँ, तो यू नो दैट कि दैट इज माई F1 ले लिया, क्या मेरा अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मेरा अलोंग द प्लेन। तो ये देखो ये 90 डिग्री में आपको देखने को मिलता है, 90 डिग्री में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बनता है। लेकिन जैसे मैं आपको बोलूंगा F2 यहाँ पे ले लिया, ये हो गया F2, तो इसके मैं एक लूंगा अलोंग द प्लेन, तो ये मेरा परपेंडिकुलर फिर से 90 डिग्री आ गया। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो फिर यहाँ 90 डिग्री, मतलब हर एक अलग अलग प्लेन पे जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर मेरा लगता है। अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स परपेंडिकुलर लगता है मेरा किसके? सरफेस के। समझ आए मेरी बात की नहीं? वही सेम चीज को यहाँ पे कहा गया। अगर मैं इसको बोलूंगा F1, इसको बोलूंगा मैं F2, इसको बोलूंगा मैं F3, तो देखो इसका प्लेन ये मेरा ये वाला है, पहला वाला का, सेकंड वाले का मेरा ये वाला है, थर्ड वाले का मेरा ये वाला है। तो हर जगह पे आप देख रहे हो कि 90 90 मेरा एंगल बन रहा। तो सेम चीज को वही कहा गया है कि सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज द लाइन फोर्स, राइट, अलोंग द प्लेन आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो फोर्स एक्टिंग होता है, कौन सा फोर्स? देखो यहाँ पे लिख दिया हूं, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। जो ये अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो जो होता है वो मेरा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द प्लेन होता है, लाइन के परपेंडिकुलर बनता है। जैसे इसके देखो सकते हो यह 90 डिग्री बन रहा है। अगर इसका मैं बात करता हूं तो ये मेरा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो दो फोर्स अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से, जितना फोर्स हम लोग लेंगे सब मेरा क्या लगता है, प्लेन ऑफ द लिक्विड का या फिर प्लेन ऑफ द सरफेस के परपेंडिकुलर मेरा एक्ट करता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? समझ आया? फेनोमिना होता है लाइन फेनोमिना या सरफेस फेनोमिना। लेकिन जो कोहेसिव फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स कैसा कोहेसिव फोर्स? अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, वो मेरा प्लेन ऑफ लिक्विड के फिर प्लेन ऑफ सरफेस के 90 डिग्री लगता है। क्लियर हो गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान देना। मैं आपको पहले बताया था बहुत ही इजी चीज है, लेकिन आप अगर बेसिक चीजों को नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब ये चीज तो समझ गए सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर के साथ मेरा सरफेस टेंशन जो होता है वो इंक्रीज करता है या घटता है ना? तो देखो आप एक चीज मेरे को बताओ, अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड का, है ना, जैसे वाटर ले लो या कोई और चीज ले लो, लिक्विड में भाई, लिक्विड में जो मोलिकुल्स रहता है वो किसके वजह से होता है? कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जब इसको गर्म करते हो, तो जो वाटर मोलिकुल है उसका बॉन्ड टूटने लगता है। वाटर बॉन्ड अगर मेरा टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिसको कोहेसिव फोर्स था वो वीक हो रहा है, और अगर कोहेसिव फोर्स वीक हो रहा है तो सरफेस टेंशन भी मेरा घटेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अगर कोहेसिव फोर्स घटा तो सरफेस टेंशन भी मेरा फोर्स घट जाएगा, यानी कि जो मेम्ब्रेन मेरा बन रहा है वो आपका गायब होते जाएगा, गायब होते जाएगा, क्योंकि वो गैस की तरफ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो लिक्विड से मेरा गैस की ओर जा रहा है। यानी क्या समझे? समझे हम लोग ये सर कि एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ते जाता है सरफेस टेंशन डिक्रीज। वाई? बिकॉज डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मेरा घटता, क्योंकि कोहेसिव फोर्स क्यों घट रहा है? क्योंकि लिक्विड बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होने लगता है, H2 दूर होने लगता है, और दूर हो रहा है, गैस हो रहा है, तो कोहेसिव फोर्स मेरा वीक हो रहा है ना। कोहेसिव फोर्स मेरा वीक हुआ तो सिंपली मेरा सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो गया, घट गया। चलिए ये समझ गए। अब बढ़ते आगे, बात करते हैं हम लोग अब डिटर्जेंट के बारे में, जो घर में आप लोग यूज करते हो या मम्मी लोग यूज करती होगी, या आप भी कपड़े धोते होंगे हॉस्टल लाइफ में, कभी ना कभी धोते होंगे, और कभी भी करो, क्या दिक्कत है ना? ऐसा नहीं है कि भाई मम्मी बनी है सिर्फ काम करने के लिए या दीदी बनी है, आप भी कर सकते हो। तो डिटर्जेंट वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, है ना। ये मेरा क्या करता है, हम लोग ऐड करते हैं हार्ड वाटर में। क्यों करते हैं? ताकि अच्छी तरह से साफ हो सके, गंदा वगैरह साफ कर सके। तो बेसिकली ये मेरा सरफेस टेंशन लेयर को ब्रेक कर देता है ना, या ये बोल सकते हो कि रिड्यूस करता है मेरा सरफेस टेंशन को, राइट। तो डिटर्जेंट आर एडेड ड्यूरिंग वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए, एज इट रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो ये क्या करता है? सरफेस टेंशन के लेयर को ब्रेक कर देता है। अब ये कैसे ब्रेक करता है उसको अगर आपको समझना है तो देखो नीचे में आपको यहाँ दो फिगर दिया गया है ना, इस दो फिगर को समझना। ये जो रेड कलर से दिया गया है ना, ये रेड कलर से समझ लो ये आपका क्या क्लॉथ है, क्या है मेरा क्लॉथ है। क्लॉथ का मैं क्रॉस सेक्शन ले लिया हूँ, क्रॉस सेक्शन में ले लिया हूँ। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है ना, ये डॉट समझ लो गंदा है, क्या डट है, डट है जिसको आपको साफ करना है, ठीक है, साफ करना है। तो जैसे आप क्या करते हो, पानी उसके अंदर चलाते हो, है ना, आप धोने के लिए पानी
गिराते हो तो पानी क्या करता है, उसके ऊपर ना एक लेयर मेरा सरफेस टेंशन लेयर बना देता है। क्या कर देता है, पानी, क्योंकि ऊपर में जो, क्योंकि उसके ऊपर में तो एयर है, इसके ऊपर में क्या एयर है और नीचे में पूरा पानी पानी है, तो ऊपर में एयर के साथ कांटेक्ट हुआ, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स हुआ और वो सरफेस टेंशन लेयर मेरा बन गया। और जो सरफेस टेंशन लेयर बनता है वो कैसा बनता है, कर्व जैसा बनता है। तो क्या करता है ना, वो कर्व जाके आपके गंदगी को ढक लेता है और एक लेयर ऐसा बना देगा कि अब उसके अंदर जब तक उस लेयर को ब्रेक नहीं करोगे, मेरा बात समझ आया कि नहीं, ये गंदा मुझे बाहर करना था लेकिन ये उस तरह से एक तरह से उसको ढक दिया चारों तरफ से कि भाई साहब ये गंदगी अब निकलेगा कैसे, अब इसको मुझे ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए हम लोग करते क्या, डालते हैं डिटर्जेंट। क्या करते हैं हम लोग, डालते क्या, डिटर्जेंट। जैसे मैं यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर वगैरह डाला तो ये ब्रेक क्या करता है, ये जो लेयर है ये मेरा टूट जाता है, टूट जाता है, तो जो आपका गंदगी है वो मेरा बाहर आ जाता है। वो क्या हो जाता है, मेरा गंदगी बाहर आ जाता है। समझ आया, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके अंदर आता होगा कि सर जी ठीक है, समझ मुझे आ गया कि ये मेरा पहले था क्या, वाटर ड्रॉप था, ये मेरा क्या था, वाटर है ना, वाटर ड्रॉप मान लो, वाटर ड्रॉप था, कई सारा हजारों लाखों वाटर ड्रॉप है एक कंटेनर के अंदर जब कपड़ा धो रहे हो। और जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सरफेस टेंशन को घटाने के लिए मैं डिटर्जेंट पाउडर उसमें ऐड किया। जैसे आप डिटर्जेंट को ऐड करते हो तो आप देखते हो झाग बनने लगता है, इनकी बबल फॉर्मेशन होने, क्या बनने लगता है मेरा, बबल। तो सर जी अभी भी तो बबल बना, तो क्या सर बबल में मेरा सरफेस टेंशन लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, देखो इसके कंपेयर में ये बहुत कम होता है। अब बोलेंगे सर कैसे, आप प्रैक्टिकली समझना। अगर आप इस तरह का कोई वाटर ड्रॉप है, सर्कुलर कोई पानी का बूंद जैसा है, उसको अगर आप दबाओगे, कोई चीज लाओगे, तो क्या वो आपका पानी का बूंद वो फट जाएगा, फटेगा नहीं ना, नहीं फटेगा, नहीं फटेगा, बिल्कुल सर नहीं फटेगा। लेकिन यही आप क्या करते हो, इसी में आप क्या करते हो, आप एक कोई बबल लो, बबल आप देखते होंगे ना, बबल है ना, बच्चे लोग आजकल खेलते नहीं, बबल ऐसे उड़ता है, उसको किसी भी चीज से अगर टच होता है ना, फट से फूट जाता है। यानी कि इतना वीक होता है सरफेस टेंशन लेयर कि किसी भी संपर्क में आने से वो टूट जाता है। तो भले मैं मानता हूं कि सरफेस टेंशन लेयर जो होता है इसमें मेरा टूट जाता है, बॉल में भी सरफेस टेंशन लेयर बनता है, लेकिन इसके कंपेयर में बहुत ही वीक होता है। क्या मैं बोला, फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मैं डिटर्जेंट वगैरह डालता हूं तो मेरा क्या होता है, सरफेस टेंशन लेयर ब्रेक हो जाता है और बबल बन जाता है। लेकिन बबल का जो सरफेस टेंशन लेयर होता है उसमें भी सरफेस टेंशन लेयर होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। बबल क्यों बनता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बबल आपका फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसमें भी सरफेस टेंशन लेयर पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है किसी भी संपर्क में आए फट से वो टूट जाएगा, फट से वो आपका क्या हो जाए, ब्रस्ट कर जाएगा। तो इसीलिए क्या कर जाता, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हम लोग का। समझ आए मेरी बात की नहीं, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे समझ गए होंगे ये चीज आपका कि डिटर्जेंट आर एडेड ड्यूरिंग द वॉशिंग क्लॉथ एज इट रिड्यूस सरफेस टेंशन। अच्छा चलो ये समझ गए, क्योंकि ये सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है। अब बारी आता है आगे और एक क्वेश्चन का, लिक्विड ड्रॉपलेट। आप देखेंगे वर्षा का बूंद गोल गोल होता है, तो लिक्विड ड्रॉपलेट टेक स्पेरिकल शेप। क्यों स्पेरिकल शेप मेरा बनाता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो आप बोलेंगे सर जी सरफेस टेंशन की वजह से स्पेरिकल क्या मतलब है, जाने क्योंकि देखो यहाँ पे कंटेनर आपका पड़ा हुआ था, यहाँ पे कैसा है, कंटेनर ऐसा पड़ा हुआ है, तो नीचे में तो ढेर सारा कोहेसिव फोर्स था, इसलिए नीचे मेरा फोर्स लग गया, तो नीचे में मेरा आपका नहीं दिखने को, क्योंकि नीचे में पूरा पानी पानी है, ऊपर में ही आपको एक कर्व जैसा मेरा कर्व जैसा बना। क्यों, क्योंकि जब ये स्ट्रेच करता है, क्यों, जब अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स लगता है, स्ट्रेच करता है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए मेरा क्या बनता है, कवर जैसा बन जाता है, थिन लेयर बन जाता है, मेरमेंट बन जाता है, और कुछ गोल जैसा आता है। जब पानी का बूंद गिरता है ना ऊपर से, तो ये चारों तरफ से, क्योंकि ये एक मेरा पानी का बूंद मान लो ऐसे इनरेगुलर शेप में गिर रहा है, लेकिन जैसे गिर रहा है वो क्या करेगा बताओ, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स चारों तरफ से लगेगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से कहीं पानी है ही नहीं, कहीं कोहेसिव फोर्स है ही नहीं, क्योंकि इसके अगर बल क्या, पानी का बूंद था, बूंद था, बूंद था, इसलिए कोहेसिव फोर्स लग रहा था। यहाँ चारों तरफ हवा है, चारों तरफ क्या मेरा हवा है, हवा है, तो यहाँ पे चारों तरफ से अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स लग रहा है, तो चारों तरफ से क्या चाहेगा, उसको स्ट्रेच करना चाहेगा, उसको खींचना चाहेगा। अब उसको रेजिस्ट कौन करता है, मेरा सरफेस टेंशन, उसको रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट कैसे करता है, उसको कर्व करके, इधर से भी क्या करेगा, वो चारों तरफ से कर्व करना स्टार्ट करेगा, इधर भी कर्व किया, ऐसे कर्व किया, इधर कर्व किया, ऐसे कर्व किया, कर्व करते करते चारों तरफ से मेरा सरफेस टेंशन को एक्ट करेगा, और एंड ऑफ द डे वो मेरा क्या हो जाएगा, आपको देखने मिलेगा स्पेरिकल। स्पेरिकल यानी कि क्या करता है, वो एरिया को कम करने का ट्राई करता है। इसलिए आप देखोगे दुनिया में कोई भी चीज जो बनाया जाता है, अगर आपको ज्यादा भीड़ चाहिए एक छोटा सा जगह में, तो हम लोग स्पेरिकल लेते हैं। इसीलिए देखो जितना भी फील्ड वगैरह बनाया जाता है, चाहे आप टेनिस ग्राउंड देख लो, क्रिकेट ग्राउंड देख लो, फुटबॉल ग्राउंड देख लो, या कोई और ऐसा जहां पे कंसर्ट वगैरह होता है, आप देखोगे कैसा रहता है, स्पेरिकल रहता है फील्ड वगैरह। आप देखे होंगे ना फील्ड कैसा रहता है, क्रिकेट ग्राउंड आप देखते होंगे वो कैसा रहता है, आपको देखने को मिलता है स्पेरिकल। वो क्यों रहता है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा जो वहां पे है लोग आ सके, है ना। तो वही कहा गया लिक्विड ड्रॉपलेट
टेक स्पेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, मैं आपको समझा दिया क्यों, है ना। एज सरफेस टेंशन ट्राई टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, क्योंकि वो एरिया को कम करना चाहता है, फैलाना, क्योंकि सरफेस टेंशन जब अनबैलेंस कोई सी फोर्स लगता है तो स्ट्रेच करना चाहता है, फैलना चाहता है, उसको रेजिस्ट करता है, क्यों, किसके वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ताकि एरिया को कम करता है। तो चारों तरफ से करता है तो मेरा गोल हो जाता है, तो मिनिमम सरफेस एरिया, इसीलिए सरफेस एरिया कम देखने को मिलता है। यानी आप इसीलिए देखो ना, कोई भी चीज अगर आप भीड़ को भी ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हो, आप क्या करते हो, सबको बोलते हो कि भाई सर्कल में एक हो जाओ, कि सर्कल में अगर आ जाएगा तो छोटा सा छोटा एरिया में ज्यादा लोग आ जाएंगे। क्लियर माई पॉइंट नॉट, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे एक चीज को मेंशन में कर दिया हूँ छोटा सा, कि कोई अगर कंपेयर करने बोलेगा मर्क्यूरी का और वाटर का, तो मर्क्यूरी का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो मेरा ज़्यादा होता है, मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मेरा ज़्यादा होता है। तो अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन भी मेरा मर्क्यूरी का ज़्यादा होगा। क्यों भाई, कोहेसिव फोर्स मतलब वही सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में लगने वाला अट्रैक्शन। तो मर्क्यूरी जो होता है वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहता है। मतलब अगर मैं बोलूँगा ये मेरा क्या Hg है और ये मेरा क्या है, ये सेकंड वाला मेरा क्या है, ये मेरा H2 है, तो इन दोनों में आपस में जो अट्रैक्शन करेगा, एक मर्क्यूरी दूसरे मर्क्यूरी में ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छी तरह से पकड़ बनाएगा। अगर मैं वाटर के कंपेयर में बात करूँ, वाटर में उतना मजबूती से नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। और चूंकि अच्छी तरह से पकड़ पाता है तो इसका मेरा डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, इसलिए देखो बहुत सामने सामने होता है, इसलिए मेरा मर्क्यूरी का डेंसिटी भी ज़्यादा होता है और सरफेस टेंशन भी इसका ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, चाहे मैं बात करता हूँ सरफेस टेंशन फोर्स का, वो भी मेरा मर्क्यूरी का ज़्यादा होता है। अगर बात करता हूँ कोहेसिव फोर्स का, वो भी ज़्यादा होता है, और कोहेसिव फोर्स की वजह से ही मेरा सरफेस टेंशन होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि सरफेस टेंशन भी ज़्यादा, कोहेसिव फोर्स भी ज़्यादा, कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन भी ज़्यादा, और इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा ही घना रहता है। अच्छा, लेकिन एक रीजन यहाँ पे आता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आप बोलेंगे सर जी एक चीज़ मेरे को बताइए, कि फिर आप देखते हो कि अगर आप लेते हो क्या, कोई भी ड्रॉप लेते हो, मर्क्यूरी का ड्रॉप लेते हो किसी भी सरफेस में, देखते हो फिसलते हुए चला जाता है, बहुत ही जल्दी फिसल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता किसका, वाटर का, तो वाटर देखोगे धीरे धीरे, अगर मैं क्या करने का मतलब है कि अगर मैं इस तरह का कोई, मान लो मेरे पास क्या है, ये आईपैड है मान लो, इसी में मैं आप लोग का नोट्स वगैरह बनाता हूँ, है ना। तो मैं मान लो फिर क्या आईपैड है, यहाँ पे एक बूंद अगर रखता हूँ वाटर को और एक बूंद रखता हूँ मर्क्यूरी को, तो आप बताओ जल्दी कौन जाएगा। तो आप देखोगे मर्क्यूरी जो होता है बहुत ही फिसलते रहता है चारों ओर, है ना, वो किसी भी सरफेस को भीगता नहीं है, चिपकता नहीं है, वो मेरा जल्दी स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, लेकिन वाटर मेरा टाइम लगेगा। आप देखते हो कोई किसी भी तरह का कंटेनर में आप मर्क्यूरी को रखना, मर्क्यूरी कभी भी चिपकता नहीं है, वाटर पे चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ मर्क्यूरी का ना, तो मर्क्यूरी में एडेसिव फोर्स जो होता है वो जीरो, नेग्लिजिबल पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, जीरो एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स क्या पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। इसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, कोहेसिव फोर्स जो पाया जाता है वो बहुत पाया जाता है मैक्सिमम वाटर के कंपेयर में। लेकिन अगर मैं वाटर का बात करता हूं तो वाटर में भी कोहेसिव फोर्स पाया जाता है, लेकिन आप देखिए अभी जस्ट मैंने कहा कि मर्क्यूरी से कम पाया जाता है, तो कोहेसिव फोर्स कम पाया जाता है, लेकिन हाँ उसमें एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा पाया। एडेसिव मतलब अट्रैक्शन बिटवीन दी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इसलिए आप देखते हो क्या हो कि अगर आप पानी के एक बूंद को अगर रखते हो अपने हैंड पे तो फिसलता है, लेकिन आपका पानी को भी, हाथ को भी भिगा देगा, कुछ कुछ छोटा छोटा माइक्रो ड्रॉपलेट आपका पानी का बूंद यहाँ पे चिपक जाएगा। अगर आप ग्लास में पानी पीते हो और पानी को पूरा निकाल भी देते हो, फिर भी आप क्या देखते हो कि थोड़ा बहुत बूंदे चिपक गया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है आपका क्या, एडेसिव। एडेसिव मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बीच में अट्रैक्शन का, तो किसी और दूसरे तरह का मॉलिक्यूल से भी चिपक जाता है पानी, लेकिन मर्क्यूरी नहीं चिपकता है। उसी ग्लास में अगर आप मर्क्यूरी को रखोगे ना, तो आप देखोगे बूंद, एक बूंद गिर गया, एक भी बूंद चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो ये रीजन होता है, समझ गए मेरी बात की नहीं, इस चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, और डेंसिटी भी मर्क्यूरी का मेरा ज्यादा होता है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डाटा देखना चाह रहा था, कंफर्म होना चाह रहा था कि मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो 13 टाइम ज़्यादा होता है, 13.5 टाइम ज़्यादा होता है देन वाटर, है ना। क्योंकि वाटर का डेंसिटी अगर बात करेंगे तो 1 होता है, तो 1 के कंपेयर में 13 गुना ज़्यादा आपको डेंसिटी देखने को मिलता है। मर्क्यूरी है डेंसिटी 13.5, है ना, ग्राम पर ml में देखने को मिलता है, तो ये ध्यान आप लोग को रखना है। ठीक है, चलिए, तो मैं डाटा चेक करना चाह रहा था कितना ज़्यादा होता, तो मैं वेरीफाई कर लिया कि बिल्कुल मैं
सही बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो याद रखिए इतना गुना ज़्यादा होता। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो आप लोग को हो ही गया। अब नाउ अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो ये हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। हाँ, अब बात करते हैं कैलकुलेशन सर हम लोग कैसे करते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे, जब कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएगा, छोटा मोटा न्यूमेरिकल वगैरह इससे अगर आता है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। पहली बात तो इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी दिया गया सिग्मा, है ना, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। अब जैसे मैंने कहा था कि सरफेस टेंशन जो होता है वो कैसा फिनोमेना होता है सर, सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस में मुझे देखने को मिलता है, लाइन फिनोमेना होता है, राइट। तो सरफेस टेंशन फोर्स मेरा क्या लगता है, और ये किसके वजह से, ड्यू टू स्ट्रेच की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेच कर रहा था उसको रेजिस्ट करने के लिए मेरा क्या कर रहा था, एक लेयर मेम्ब्रेन मेरा बन रहा था। तो सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, क्योंकि अलोंग द लेंथ बन रहा था, अलोंग द लाइन बन रहा था, इसलिए इसको हम लोग लाइन फोर्स इसको कहते हैं, है ना। सरफेस टेंशन इज एक्ट अलोंग द लाइन और अलोंग द लेंथ। तो समझ गए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो स्ट्रेस को भी लेते हैं फोर्स अपन एरिया लेते हैं, तो फोर्स यहाँ पे लिए, फोर्स कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, वही कोहेसिव अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, ड्यू टू स्ट्रेच की वजह से, क्योंकि लगा नीचे इसलिए स्ट्रेच मेरा हो रहा था, है ना, क्योंकि नीचे जब ये खींच रहा था कोहेसिव फोर्स, यहाँ पे नीचे मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स लग रहा था, इसी की वजह से स्ट्रेच कर रहा था, और उसी की वजह से सरफेस टेंशन यहाँ पे फिनोमेना देखा उसको रेजिस्ट किया। क्लियर, अच्छा। और ये नीचे में लगा क्या, लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे देखने मिलता है, अलोंग दी लेंथ, इसलिए लेंथ ले लिए। तो सिंपल अगर मैं बात करूंगा कि सिग्मा इक्वल टू क्या मुझे निकल जाएगा, एफ डिवाइड बाई एल, वेयर एफ इज दी सरफेस टेंशन फोर्स एंड एल इज द लेंथ। इसका अगर डायमेंशन निकालना चाहोगे तो डायमेंशन निकल क्या निकल जाता है, एम टी पे पावर -2। कैसे, आपको फोर्स का तो पता ही है, एम एल टी -2 हो जाता है, क्या जाता है, एम एल टी -2। मुझे पता है कि इतना सभी चीज़ों को सबको पता होगा। नीचे में लेंथ है तो ये आपका नीचे में एल हो गया, तो एल से एल मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब एल से एल मेरा कट जाएगा बचेगा क्या, एम टी -2, एम टी -2। तो एम टी -2 इज दी डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर माई पॉइंट नोट, बिल्कुल सर जी क्लियर हो गया। अच्छा, वाटर के लिए अगर कभी पूछ दे कि वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है, तो याद रखना 20 डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है। 20 डिग्री क्या है, ये आपका रूम टेम्परेचर है, क्या है मेरा, रूम टेम्परेचर में। तो कभी कभी अगर रूम टेम्परेचर ही बोल दे तो उसका मतलब बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस का ही। तो वाटर, फॉर वाटर एट रूम टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है, 0.0736 न्यूटन पर मीटर। तो आपको ध्यान रखना न्यूटन पर मीटर, वाई, बिकॉज न्यूटन हो गया मेरा फोर्स का एंड लेंथ का हो गया मेरा, लेंथ का हो गया मीटर। अच्छा समझ गए, ऐसा यूनिट हम लोग लेके चलते हैं न्यूटन मीटर। क्लियर, यहां से आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज यहां पे लिख दिया गया, क्या है कि कोहेसिव फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। वही बात है कि अगर मेरा कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा, है ना, अभी जस्ट मैंने कहा था कोहेसिव फोर्स मेरा मर्क्यूरी का ज्यादा होता है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। तो वही चीज लिख दिया गया कि सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस, कोहेसिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। यानी कि जितना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा, जितना अट्रैक्शन बनेगा, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। गैस में यही क्या होता है, कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम होता है तो सरफेस टेंशन आपको कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट और एक चीज को क्या यहाँ पे मेंशन करा गया है कि सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये वही चीज को लिख दिया गया बिकॉज कोहेसिव फोर्स मर्क्यूरी का मेरा ज्यादा होता है देन दी वाटर। चलिए, ये आपका पूरा पेज उम्मीद करता हूं कि आप लोग को A to Z समझ गए होंगे। अब देखो क्या होता है, इसी सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि भाई इसके अंदर का प्रेशर अगर आप देखोगे, इस जो मेरा वाटर ड्रॉपलेट है, क्योंकि यहाँ तो नहीं होगा कि इसके चारों तरफ से मेरा कोई फोर्स लगा हुआ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। ठीक है, चारों तरफ से सेम वही जो भी प्रेशर लग रहा है इनसाइड दी वाटर, जो मेरा प्रेशर है वो सेम है चारों तरफ से। यहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे में तो पूरा मेरा क्या पानी भरा हुआ है, लेकिन ऊपर में रहता है मेरा एयर। तो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका प्रेशर, इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मेरा क्या बनता है, सरफेस टेंशन लेयर बनता है। तो ये मेरा 3 तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है जो प्रेशर डिफरेंस मेरा बनता है, जिसके वजह से एक पूछा जाता है कि वाटर ड्रॉप जो होता है, वाटर ड्रॉप पूरा अंदर में भी पूरा पानी रहेगा, वाटर ड्रॉप पूरा अंदर में क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है ना, अंदर में क्या भरा हुआ है मेरा, पानी भरा हुआ है, H2O है। तो H2O अगर पूरा अंदर में है तो बाहर में एक सरफेस टेंशन लेयर बना, तो इसके वजह से किस तरह का प्रेशर डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट होगा वो कितना होगा, एक पहला ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि बाहर में भी हवा और अंदर में भी हवा, मतलब ये बात कर रहा है मेरा बबल का, है ना। तो एक पूछा जाता है आपका वाटर ड्रॉप का, क्या पूछा जाता है कि मेरा वाटर
ड्रॉप का पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मेरा बबल का, और एक पूछा जाता है जेट का। किसी भी नोजल से जो पानी बाहर आ जाता है उसको जेट कहते हैं। तो इन तीनों में मेरा प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट होता है उसके बारे में आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक हम लोग देख सकते हो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, पहला है ना ड्रॉपलेट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर इनसाइड द बबल, तो बबल में कितना होगा उसके बारे में देखेंगे। एंड फिर हम लोग देखेंगे प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जेट, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखो एंड ऑफ द डे आप लोग को जानना क्या है कि 4 सिग्मा अपॉन डी हो जाता है लिक्विड का, क्योंकि एक ही सरफेस टेंशन लेयर बनता है। आप देख सकते हो केवल और केवल बाहर में एक ही सरफेस टेंशन लेयर, क्योंकि अंदर में तो हवा है, सॉरी अंदर में मेरा पानी है और बाहर मेरा हवा है, तो एक सरफेस टेंशन लेयर बना। तो 4 सिग्मा अपॉन डी, वेयर सिग्मा इज दी सरफेस टेंशन और डी मेरा डाया होता है इस ड्रॉप का, है ना, डाया होता है ड्रॉप का। लेकिन जब बात करेंगे बबल का, तो बबल में क्या होता है कि अंदर भी हवा, क्योंकि अंदर में भी हवा रहता है बाहर भी हवा रहता है, तो यहाँ पे दो मेरा सरफेस टेंशन लेयर बनता है। एक मेरा बाहर भी सरफेस टेंशन लेयर बना, एक मेरा अंदर भी सरफेस टेंशन लेयर बना। तो यानी कि ये जितना भी इसका सरफेस टेंशन मुझे मिला है ना, जितना भी प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ 4 सिग्मा अपॉन डी, इसका दुगना होगा, तो ये क्या आ जाता है मेरा 8 सिग्मा अपॉन डी। वही बात है 4 सिग्मा अपॉन डी का दुगना कर दिए, राइट। एंड अगर थर्ड नंबर बात करेंगे लिक्विड जेट का, तो लिक्विड जेट में क्या होता है, जो हम लोग का यहाँ बनता है वाटर ड्रॉपलेट का, उसका हाफ बन जाता है। तो इसका अगर हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 सिग्मा अपॉन डी, तो 2 सिग्मा अपॉन डी यहाँ पे बना, दैट्स इट। लेकिन मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ कि आखिर ये वैल्यू आता क्या है, और ये जो प्रेशर डिफरेंस मेरा बनता है वो मेरा किस तरह का प्रेशर होता है। क्या वो मेरा गेज प्रेशर होता है, क्या मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या फिर क्या वो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि पी एब्सोल्यूट जो हम लोग निकालते हैं, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हो जाता है पी मेरा लेते हैं गेज प्रेशर। वही गेज मेरा नेगेटिव भी होता है जिसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो आखिर कौन सा प्रेशर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता है, और उससे पहले थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं थोड़ा सा चार्ज कनेक्ट कर लेता हूं। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, बबल एंड जेट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, है ना, लिक्विड ड्रॉप में। अच्छा पहली बात सर कि सर ये मेरा क्या है, ये पानी है और पानी का एक बूंद में लिया हूं। पानी का बूंद मतलब समझ लो ना, अंदर में पूरा पानी है, तो इसके अंदर का प्रेशर सर क्या प्रेशर होगा, याद रखना समथिंग किसी के भी इनसाइड में अगर प्रेशर का बात कर रहा है तो मेरा हमेशा गेज प्रेशर होता है। हमेशा क्या होता है, मैं आपको कई बार बताया हूं कि जब हम लोग बोलते हैं कि पी एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस पी गेज प्रेशर, और ये मेरा जब नेगेटिव गेज होता है तो उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। यानी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या बोलते हैं, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी गेज प्रेशर, तो ये मेरा वैक्यूम प्रेशर होता है। क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर मेरा होता है। तो मेरा माई क्वेश्चन इज कि मैं आपको तीनों को समझाया था कि जब मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो मेरा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और जब मैं बात करता हूँ गेज प्रेशर का, तो गेज मतलब क्या होता है, समथिंग इनसाइड प्रेशर, किसी के भी इनसाइड का प्रेशर का जब बात करेगा ना तो वो हो जाता है मेरा गेज प्रेशर। जैसे कोई बोलेगा कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर का प्रेशर जो है वो किस तरह का प्रेशर है, तो सर वो हो गया गेज प्रेशर। पानी के अंदर का प्रेशर कैसा है, गेज प्रेशर। वाटर रोप के अंदर का प्रेशर कैसा है, गेज प्रेशर। सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कैसा है, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर। बाहर के प्रेशर क्या है मेरा, एटमॉस्फेरिक। उसी तरह फुटबॉल के बाहर का एटमॉस्फेरिक, किसी के भी बाहर का अगर बोलेगा एटमॉस्फेरिक। और इस गेज को और एटमॉस्फेरिक को ऐड कर देंगे तो हो जाता है एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट क्या होता है मेरा, टोटल प्रेशर। क्या होता है मेरा, टोटल प्रेशर होता है, और टोटल प्रेशर हम दोनों को ऐड कर देते हैं। अब यही चीज मेरा अगर नेगेटिव में रहेगा वैक्यूम, तो वैक्यूम कहता है उन दोनों को भी ऐड कर लो, क्योंकि नेगेटिव वाले को घटाना पड़ेगा मेरा एटमॉस्फेरिक से, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक से भी कम है, तो घटाएंगे तो मेरा एब्सोल्यूट निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो एब्सोल्यूट मेरा टोटल हो जाता है, पी एटमॉस्फेयर मेरा एटमॉस्फेयर का हो जाता है, और पी गेज मेरा किसी भी सिस्टम के इनसाइड का प्रेशर होता है, राइट। तो ये जो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ गए होंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे वही चीज को समझाया गया है कि प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड मतलब इसके अंदर का प्रेशर, यानी पी प्रेशर, जो यहाँ पे पी लिखा गया है, तो ये जो पी प्रेशर वो क्या प्रेशर है, तो ये पी प्रेशर मेरा होता है गेज प्रेशर, वही लिख दिया गया है, इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। अच्छा, और ऑलवेज यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट कि जो गेज प्रेशर होता है वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो वही कहा गया है एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है,
दैट्स वाई ये मेरा कहलाता है गेज प्रेशर। और जैसे मैंने फंडामेंटल बताया कि किसी के इनसाइड का अगर प्रेशर है वो गेज प्रेशर होता है, जो कि हमेशा वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। गेज प्रेशर मेरा हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है सर, ओके। नेगेटिव भी होता है लेकिन वो फिर हम लोग वैक्यूम प्रेशर उसको बोल देते हैं, है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया सर मेरा गेज प्रेशर। नाउ अब मैं बात करता हूं ड्रॉपलेट के लिए। ड्रॉपलेट के लिए सर बताइए प्रेशर डिफरेंस मेरा कितना क्रिएट होता है। तो मैंने जैसे कहा था सरफेस टेंशन बनता, क्यों? क्योंकि बाहर मेरा क्या हवा है, एयर है, अंदर मेरा क्या वाटर है सर, वाटर है। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चारों तरफ से मेरा क्या लग रहा है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ से कोई वाटर ड्रॉप है ही नहीं, ना इधर है ना इधर है, चारों तरफ पानी है ही नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप का बात करें तो चारों तरफ से मेरा क्या बन रहा है, मेरा अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है। तो चारों तरफ से स्ट्रेच करना चाहेगा और स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए क्या बनेगा, एक मेरा मेम्ब्रेन बनेगा और वो मेरा क्या कहलाता, सरफेस टेंशन लेयर कहलाता, उस फेनोमेना को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो चारों तरफ से उसको रजिस्ट करेगा और मेरा कैसा, मेरा एक कर्व जैसा बन जाएगा और एक बनेगा स्फेरिकल मेरा बन गया। यानी कि सरफेस टेंशन लेयर जो है इसे मुझे देखने को मिला। यही चीज देखो यहाँ पे समझा दिया गया, पीला कलर से समझा दिया गया, पीला जो समझा गया चारों तरफ से, इसको मैं क्या कर दिया, दो भाग में डिवाइड कर दिया, कटिंग कर दिया, मान लो ड्रॉप को कट कर दिया समझाने के लिए, है ना। तो ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे एक मेरा बन गया क्या, सरफेस टेंशन लेयर। पहली बात तो ये समझ गए होंगे कि ड्रॉपलेट में अगर कोई बोलेगा कि सरफेस टेंशन लेयर कितना बनता है, तो आपको बोलना एक मेरा लेयर, ओनली एक सरफेस टेंशन लेयर देखने को मिलता है ड्रॉपलेट में। अच्छा ठीक है, नाउ अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगा, जब ये फटेगा नहीं, फटेगा ब्रस्ट नहीं कर जाएगा, जब ये मेरा बूंद जो है वाटर उगले, मान लो ज्यादा फोर्स लगेगा तो टूट जाएगा, ये मेरा बना हुआ यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगा, जब मेरा जो ब्रस्टिंग फोर्स होता है वो इक्वल टू हो जा रहा है रेजिस्टिंग फोर्स का। ब्रस्टिंग फोर्स मतलब क्या होता है, प्रेशर फोर्स जो पानी के द्वारा लगाया जा रहा है, और रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाता है, जो सरफेस टेंशन मेरा लगा रहा है। अच्छा यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे मेरा गेज प्रेशर मैंने ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि अगर गेज प्रेशर मेरा ज्यादा नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तब तो उसको क्या कर देगा, उसको बस्ट कर देगा, उसको तोड़ देगा, समझ रहे हो ना। उसको एक होता है एक्सप्लोड कर देना, इम्प्लोड कर देना, उसको दबा देगा, समझ, उसको समझ लो कूट देगा और वो खत्म कर देगा। मेरा बात समझ आया। मान लो ये मेरा कोई पानी है, तो पानी का बूंद अगर है हवा में या गिर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर का प्रेशर मेरा ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और बाहर का प्रेशर मेरा मिनिमम होगा। अगर बाहर का प्रेशर मेरा ज्यादा हो जाए, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कभी चाहेगा कि इस बूंद को मैं रखूं नहीं, चारों तरफ से इतना मेरा दबाएगा, इम्प्लोड कर देगा उसको। एक्सप्लोड मतलब फटना, इम्प्लोड मतलब दब जाना, दब के खत्म हो जाना, समझ रहे मेरी बात की नहीं, तो उसको इम्प्लोड कर देता है। तो मेरा ऑब्वियसली बात है गेज प्रेशर, इसलिए गेज प्रेशर की वजह से ही मेरा बूंद का शेप जो है वो पानी का शेप मेरा एक वाटर ड्रॉपलेट का शेप मेरा बना हुआ है नाउ। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके चल रहे हैं, और इक्विलिब्रियम किसके वजह से है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझने के लिए मैं इस बूंद को दो भाग में डिवाइड कर दिया हूं। तो देखो ये मेरा हाफ वाला पार्ट है, ठीक है, और ये मेरा ये हाफ वाला पार्ट है, ये मेरा कुल मिला के दोनों मेरा हाफ हाफ पार्ट है, ये हाफ है और ये मेरा हाफ है। अब यहाँ पे दो तरह का फोर्स मेरा लग रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा दी हूँ हिंदी में लिख के। और आपको हमेशा ध्यान रखना, आप हिंदी में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। कभी कभी अगर मैं जो आपको डेफिनेशन लिखाया हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, अपने तरीके से हिंदी में लिख के या इंग्लिश में लिख के समझना आपको बेहतर तरीके से, आप वो भी लिखो। एंड ऑफ द डे आपको जॉब निकालना, और जॉब निकालने के लिए क्वेश्चन लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कब लगेगा, जब आप थ्योरी को अच्छी तरह से समझोगे। तो आपको जैसा बेहतर लगे उस लैंग्वेज आप लिखो। आपको अगर लग रहा है ये बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखा गया किसी का डेफिनेशन, मुझे और इजी तरीके से लिखना, तो आप इजी तरह से लिख सकते हो। आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी से ही लिख सकते हो, इसी के नीचे आप लिख सकते हो, कोई कॉपी में बना सकते हो, है ना। आप जैसा, तो देखो यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम में कंडीशन में बात कर रहा हूँ, अंदर से लगने वाला पानी का प्रेशर, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ अंदर से लगने वाला पानी का प्रेशर, बोले तो ब्रस्टिंग फोर्स, है ना। एक सेकेंड, ब्रश, हाँ सही है, प्रेशर फोर्स ये बेसिकली बात कर रहा है ना, ब्रस्टिंग फोर्स में बोल रहा हूँ, है ना, ब्रस्टिंग फोर्स। अब मैं बोलूंगा इसका क्या मतलब है सर, देखो मेरा बात समझना, ये आपका पानी और पानी को जब मैं डिवाइड कर दिया हाफ, तो अंदर क्या, अंदर तो पूरा पानी पानी है, तो अंदर में अंदर की तरफ से अंदर की तरफ से अंदर की तरफ से पानी का फोर्स लग रहा है इधर से भी, और ऊपर से भी लग रहा है पानी का फोर्स। समझ लो अंदर अंदर वाला पानी, पानी क्या कर रहा, दबाना चाहता है इसको, इसको फोड़ना चाहता है, समझ है मेरी बात की नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि बात करें हम लोग इक्विलिब्रियम का, तो अंदर से लगने वाला पानी का फोर्स जो उसको फोड़ना चाह रहा है, मतलब उसको फोड़ना चाह रहा है, लेकिन ऊपर में चारों तरफ से अगर मैं इसके चारों इस तरह से घेर दूं रेड कलर से, इस तरह से इसके चारों ओर मेरा सरफेस टेंशन बन गया है,
और ये सरफेस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बना, अंदर मेरा वाटर है, एयर है, और ये क्या करता है, उसको बनाए रख रहा, उस शेप को बनाए रख रहा। समझ आए मेरी बात की नहीं? इसलिए अंदर का फोर्स जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पानी का बूंद बनेगा। समझ आया? लेकिन वो मेरा फटना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि चारों तरफ से जो मेरा सरफेस टेंशन लेयर है वो उसको बूंद को बनाए रख रहा है, बूंद के शेप को बनाए रख रहा है। समझो, बूंद में बोल रहा हूं, पानी का बूंद का बात कर रहा हूं, ठीक है, उस बूंद को बनाए रख रहा है मेरा। क्लियर? अच्छा, तो अंदर से लगने वाला पानी का जो फोर्स है, जो बाहर की ओर लग रहा है, इज इक्वल टू बाहर से लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स। ये मेरा इक्वल रहेगा, तब जाके मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और इक्विलिब्रियम में है इसलिए पानी का बूंद है, नहीं तो वो मेरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा फोड़ना चाह रहा है और ये मेरा शेप को बनाए रखना चाह रहा है, इसलिए बन रखा है। तो फोड़ने वाला और शेप को बनाए रखने वाला इक्वल कंडीशन पे है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको भाई फोड़ना चाह रहा है, इसको कहता है ब्रस्ट करना। फोड़ना माने ब्रश करना, तो ब्रस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। क्योंकि रेजिस्ट कौन कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है मेरा कौन, मेरे यहाँ पे कर रहा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को रेजिस्ट कर रहा, रोक रहा उसको ब्रस्ट करने से, राइट। तो रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो किसके वजह से हुआ, जैसे मैंने कहा सरफेस टेंशन फोर्स के वजह से। ये चीज क्लियर हो गया। और जो पानी के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है उसको फोड़ने के लिए, यानी ब्रस्ट करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग ब्रस्टिंग फोर्स। और ये किसके वजह से हुआ है, पानी के प्रेशर की वजह से, जो इनसाइड मेरा लग रहा है। इसलिए देखो अंदर में ग्रीन कलर से देख रहे हो ना, ग्रीन कलर से एक एरो मेरा गया पी करके, वो बेसिकली नथिंग बट दी प्रेशर फोर्स ऑफ लिक्विड, या फिर बोल सकते हो ब्रस्टिंग फोर्स। तो ये जो पी में दिखाया ना यहाँ पे, पी इज नथिंग बट दी ब्रस्टिंग फोर्स, जो कि पानी के द्वारा लगाया जाए उसको तोड़ने फोड़ने के लिए। लेकिन आप देख रहे हो क्या क्या सरफेस टेंशन की वजह से चारों तरफ से, क्योंकि बाहर बाहर से पूरा सरकमफेरेंस में लग रहा है, नीचे और ऊपर तरफ से, ये रेड कलर से एफ जो मैं दिखाया हूं, ये चारों तरफ से मेरा लग रहा है, इधर से भी है ना, कि पानी के बूंद पूरा सर्कुलर है ना, पूरा स्पेयर के चारों ओर कोना कोना से बाहर बाहर से केवल निकला है एकदम स्पेयर, उसके चारों ओर पेरीमीटर से, है ना, चारों तरफ से पेरीमीटर बाहर बाहर से मेरा लग रहा है, ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी। तो उसको पकड़े रखा है कि नहीं, तुमको हम फटने नहीं देंगे, पानी को बाहर आने नहीं देंगे, तुमको गोल में ही रखेंगे, क्योंकि जहां सरफेस लेयर ब्रेक हुआ वैसे पानी मेरा खत्म और बूंद मेरा टूट जाएगा, राइट। तो वो कहलाता है मेरा एफ। एफ इज दी नथिंग बट, एफ मेरा क्या है, ये जो फोर्स है मेरा सरफेस टेंशन फोर्स है। अब मुझे हमें निकालना है कि F इक्वल टू पी हो जाएगा। यहाँ पे ब्रस्टिंग फोर्स क्या हो गया, ब्रस्टिंग फोर्स का मैं बात करता हूँ, दैट इज इक्वल योर पी, और ये रेजिस्टिंग फोर्स मेरा क्या हो गया, रेजिस्ट फोर्स मेरा F, सरफेस टेंशन फोर्स। अब P इक्वल टू एफ, मुझे अब इसको P इक्वल टू एफ का कैलकुलेट करना है, और दैट्स इट, आपका निकल जाएगा क्या होगा, आपका प्रेशर इसके बीच का कितना मेरा बन रहा है। आप कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्रेशर फोर्स यहाँ पे P इज इक्वल टू एफ, ठीक है सर। एक चीज मेरे को बताइए कि P क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है। सर बोलेंगे सर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये क्या मैं बात कर रहा हूं, प्रेशर फोर्स है, राइट। तो मुझे प्रेशर फोर्स यहां पे निकालना पड़ेगा, यानी ये फोर्स लेना पड़ेगा, ये फोर्स F। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। और यहाँ पे एरिया कैसा, स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल का एरिया कैसे निकालोगे, P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया हो गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो देख सकते हो P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। और ये P जो है, ये P ये कैसा प्रेशर है, ये मेरा है गेज प्रेशर। तो ये हो गया मेरा गेज प्रेशर। तो P गेज इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये पानी के द्वारा लगाया जाने वाला आउटवर्ड डायरेक्शन में है, उसको फोड़ना चाह रहा है। समझ गए मेरी बात की नहीं। P गेज प्रेशर है क्योंकि अंदर का प्रेशर है जो कि ज्यादा है एटमोस्फेरिक से, है ना, और बाहर का तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसलिए फुट नहीं रहा, और ये एरिया मेरा निकल गया। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सर जी सरफेस टेंशन फोर्स एफ, मुझे बताइए सरफेस टेंशन। अभी मैं आप लोग देखिए सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है सर, सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन, देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, यही तो होता है सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। और मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, राइट। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सरफेस टेंशन तो मुझे पता है सरफेस टेंशन, लेकिन लेंथ कौन सा लेंथ है यहाँ पे है, तो पेरीमीटर है। ये अलोंग द पेरीमीटर में लग रहा है, चारों ओर मेरा सरफेस टेंशन लग रहा है। कोई बूंद है, बूंद को अगर कट कर देंगे बॉल जैसा, तो चारों ओर लग रहा है मेरा, बाहर बाहर वाले में लग रहा है केवल, क्योंकि बाहर में सरफेस टेंशन मेरा लेयर बन रहा है। तो यानी सरफेस टेंशन का पेरीमीटर में क्या था, पाई डी आ जाएगा, पाई डी आ गया, अरे ठीक है समझिए, या फिर पाई स्क्वायर भी ले सकते हो, है ना। तो पाई डी आ जाएगा यहाँ पे, तो पाई डी आ गया। तो यहाँ पे क्या निकल गया मेरा, है ना, सिग्मा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ निकला अलोंग द पेरीमीटर पाई डी, और यहाँ मेरा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो पाई से पाई मेरा खत्म हो गया, एक डी यहाँ पे कट गया। तो अब मेरा यहाँ पे क्या निकला, पी गेज, क्योंकि पी प्रेशर निकालना चाह रहे, क्या होगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 4 सिग्मा डी नीचे आ जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी। तो इस तरह से मेरा क्या निकल जाता है, निकल जाता है वाटर ड्रॉप के केस में जो प्रेशर डिफरेंस मेरा क्रिएट होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो कितना मेरा बना, 4 सिग्मा अपॉन डी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, डी इज द डाया।
डाया ऑफ द स्पेरिकल ड्रॉपलेट। क्लियर माय पॉइंट आउट? इस चीज को पूरा लिख दिया गया क्या है क्या नहीं है ना, सरफेस टेंशन के लिए और प्रेशर फोर्स के लिए। चलिए तो ये आप समझ गए ड्रॉप के लिए। बात करते हैं हम लोग बबल का। अब बबल के लिए क्या होता है, जब आप बबल का केस देखते हो तो ये मेरे पास क्या बबल है, अब बाहर में एयर तो है ही, इसके अंदर में भी एयर है, दोनों साइड आपको एयर यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर दोनों साइड एयर है तो एक मेरा अंदर साइड में भी सरफेस टेंशन का लेयर बनेगा, एकदम सट के बनेगा, मैं थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ, है ना। कैसा बनेगा, पूरा सट के बनेगा मेरा, ऐसा कुछ चिपकते बनेगा, बहुत ही पतला लेयर बनेगा, बहुत ही, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, एकदम पतला सा, बहुत पतला है ना, माइक्रो जैसा। और एक मेरा बाहर में भी सरफेस टेंशन लेयर बनेगा, दो सरफेस टेंशन लेयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस होगा, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में मेरा पानी है, ये जो ब्लैक कलर से मैं दिखाया हूँ ना, ब्लैक कलर से मेरा वाटर है, बीच में मेरा क्या वाटर है और बाहर एयर है, तो यहाँ भी एक सरफेस टेंशन है, बाहर में भी एक, अंदर में ही बना, तो दो बना। जैसे मैंने आपको ट्रिक डायरेक्ट बताया कि दो बन रहा तो उसका जस्ट दुगना हो जाएगा, तो देखो 4 सिग्मा अपन 4 दूनी के 8 सिग्मा अपन डी हो गया। नाउ अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा इसमें भी, तो सेम चीज यहाँ पे आएगा, ब्रस्टिंग फोर्स, यानी कि जो अंदर का पानी है वो ब्रस्ट करना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है, और उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स, है ना, सरफेस टेंशन फोर्स मेरा रेजिस्ट करना चाह रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग जैसे निकाले थे कि भाई ब्रस्टिंग फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर यहाँ पे हो गया कैसा प्रेशर, गेज प्रेशर, यहाँ भी गेज प्रेशर ही रहेगा, ऑब्वियसली होता है पानी के अंदर का रहेगा, तो गेज प्रेशर इनटू एरिया बात कर रहे हैं, तो एरिया क्या जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। क्योंकि आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि आप जब बबल का बात करते हैं तो बबल में दो आपको एरिया नजर आएगा, एक मेरा रहेगा इनर एरिया, इनर डायमीटर, है ना, और एक मेरा रहेगा आउटर डायमीटर। लेकिन आप बोलेंगे सर जी यहाँ जो आपने एरिया लिया है वो ओनली इनर डायमीटर क्यों लिया, क्योंकि इनर वाले में ही तो पानी है। अगर मैं इस तरह का ड्रॉप बना रहा हूँ तो यही आपका पानी भरा हुआ है ना, तो ये जो डाया है ये डाया आपका इनर डाया है, लेकिन आउटर डाया मतलब ये बहुत ही पतला लेयर भले है, बहुत ही नेग्लिजिबल, जिसको हम लोग ना के बराबर लेके चलते हैं, नहीं लेके चलते हैं, जो कि आपका एक बना सरफेस टेंशन का लेयर। तो ये मैं लिया हूँ एक आउटर डायमीटर, कुछ तो पतला लेयर होगा, कितना माइक्रो होगा, लेकिन उसका डायमीटर कुछ तो बढ़ेगा, तो मैं लिया हूँ आउटर डायमीटर। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात करें प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स मतलब कौन सा, पानी के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, तो वो तो पानी के द्वारा DI है, इसलिए मैं इंटरनल डायमीटर ही ले आऊँ, तो π/4 इंटू इंटरनल डायमीटर का होल स्क्वायर, तो क्या प्रेशर फोर्स। लेकिन जब बात करते हैं रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स मतलब क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स, है ना, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन लेंथ, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। आप बोलेंगे कौन सा लेंथ सर, तो पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सरफेस टेंशन लेयर दो बन रहा था, एक आउटर में भी इनर में भी, तो पेरीमीटर इसका क्या लिए थे, इसका लिए थे हम लोग क्या, पाई इंटू डी। लेकिन यहाँ पे दो डायमीटर आएगा, इनर वाले भी बनेगा आउटर वाले भी बनेगा, तो पाई डी इंटरनल और पाई डी एक्सटर्नल दोनों बनेगा। ये कुल मिलाकर आपका लेंथ आ गया, क्योंकि उसके चार और ये रहा लेंथ इसका, एक अंदर में एक बाहर में, दो सरफेस टेंशन लेयर, और बीच में मेरा क्या था, एयर था, सॉरी बीच में मेरा वाटर था, इसलिए पाई डी इंटरनल और पाई डी एक्सटर्नल। क्लियर, अच्छा ठीक है। लेकिन याद रखना आप लोग को है, क्योंकि आप पढ़ते क्या हो ना, आप पढ़ते ये हो कि इनर डाया, क्योंकि देखो मेरा बात समझना, ये मेरा क्या है, पानी है, एक सेकंड, पानी में क्या बोल रहा हूं, ये मान लो एक लेयर में क्या बोल रहा हूं कि आपका वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप के अंदर में भी क्या रहता है, एयर रहता है, और बाहर भी एयर रहता है, क्लियर। तो ये जो आपका जो रहता है ना, ये डायमीटर, ये पानी का जो बूंद का डायमीटर रहता है, पानी का अगर आप एक लेयर देखोगे इतना माइक्रो होता है, उसको हम लोग लेते ही नहीं, उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। तो ये जो इंटरनल जो भी हम लोग निकाल रहे हैं ना डायमीटर, जो भी इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर जो एक्सटर्नल है, थोड़ा सा ये बट एक्सटर्नल है जो मेरा लेयर बना रहा है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल रहता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि DI जो है वो इक्वल टू मेरा डी आउट, इंटरनल इक्वल टू डी आउटर है, आउटर और इंटरनल डायमीटर मेरा बिल्कुल सेम है। तो जिसके वजह से क्या हो जाता है कि इसको भी मान लेते हैं हम लोग पाई डी, और इसको भी प्लस मान लेते हैं पाई डी, तो पाई डी क्या हो गया, 2 पाई डी आ गया, इसलिए सिग्मा इंटू 2 पाई डी यहाँ पे हो जाता है। बस इसके बाद क्या है, यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, एक डी से एक डी मेरा खत्म हो जाएगा, और कुल मिला के यहाँ पे जो पी मुझे मिलेगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा इधर, तो 8 आ जाएगा सिग्मा, और डी नीचे, यानी 8 सिग्मा अपन डी। लेकिन आपको याद रखना, आप हमेशा यही पढ़ते हो ना, आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों आप लेते हो, ये कब लेते हो, व्हेन इंटरनल डायमीटर ऑफ बबल इज इक्वल टू द आउटर डायमीटर ऑफ बबल, समझ गए। और ये आउटर डायमीटर क्यों आया, उस बबल का कुछ ना कुछ थिकनेस की वजह से उसका डायमीटर मेरा बढ़ गया। लेकिन
जनरली हम लोग इसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, यानी सेम मान के चलते हैं, है ना, कि डायमीटर बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि बबल का डायमीटर 2 है, तो आपको फिर ये वाला इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा। देन आपको इस इक्वेशन को कंसिडर करना है, इस इक्वेशन आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि जनरली आपको यही देखने को मिलेगा कि एक सिग्मा दिया गया, डायमीटर सिर्फ एक ही दिया गया, बबल के केस में भी ओनली आपको डाया दिया गया एक ही, तो आपको ये। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि 2 डाया दिया गया है ना, इंटरनल आउटर, तो आपको समझ लेना कि आपको फिर इस फॉर्मूला के थ्रू इस पी का वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए ना? देन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हाँ इस चीज को ध्यान रखना है। फिर फॉर्मूला पूछ दे तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड योर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जेट। अच्छा, लिक्विड जेट मतलब क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ लिक्विड होता है। जेट मतलब होता है जेट, जेट मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का कोई धारा, है ना, लिक्विड का प्रवाह, पानी का प्रवाह, है ना, समझ रहे हो ना? पानी का प्रवाह कहीं से अगर आ रहा, पानी रहे या कोई भी फ्लूड, फ्लूड समझ रहे हो ना, फ्लूड का स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ लिक्विड कहीं से आ रहा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, नोजल से जो पानी बाहर निकलता है, कोई नोजल है और नोजल से अगर पानी मेरा बाहर निकल रहा है, तो वो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड योर जेट कहलाएगा। तो इसमें भी देखने को मिलता क्या है? इसमें भी मुझे देखने को मिलता है सरफेस टेंशन, इसमें भी सरफेस टेंशन लेयर मुझे देखने को मिलता है। तो चलिए इसमें भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो मेरा इस तरह से कोई नोजल है और उसमें मेरा पानी इधर से इन कर रहा है ना, पानी का क्या कर रहा है? इधर से मेरा इन कर रहा है और इधर से मेरा पानी जो है वो क्या कर रहा है? आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। यहाँ एंट्री हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, राइट। अच्छा ठीक है, समझ गए। और इसके बाहर में मेरा क्या? हवा है। इसके बाहर में क्या रहा है? हवा है, हवा है, एयर है, एयर है। तो सरफेस टेंशन लेयर मेरा एक ही बनेगा, क्योंकि ऊपर में साइड में, और इसके चारों ओर कर्व मेरा बनेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? क्योंकि इससे पहले हम लोग लिए थे क्या? वाटर ड्रॉप लिए थे, तो इसके चारों ओर इस तरह से सरफेस टेंशन लेयर बना था आउटर में। तो इसी तरह से क्या होगा? यहाँ पे चारों तरफ से बनेगा, ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, जितना दूर जाएगा। समझ गए ना? जैसे मान लो ये मेरा नोजल है, समझना मेरी बात, ये मेरा नोजल है और नोजल के अंदर मेरा पानी बह रहा है। नोजल के अंदर क्या मेरा पानी जा रहा है। तो नोजल के अंदर पानी जा रहा है, तो अंदर वाले पार्ट में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? सरफेस टेंशन का लेयर देखने को मिलेगा अंदर में, अंदर वाले पार्ट में, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं कुछ इस तरह से, जैसे मेरा ट्यूब है, इस तरह से ट्यूब है और इसके अंदर देख सकते हो पानी है, इसके अंदर पानी है। तो यहां पे अगर मैं बात कर लेता हूं कि अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसके चारों ओर अंदर में, अंदर पार्ट में, है ना, एक मेरा सरफेस टेंशन का लेयर बनेगा, यहां से लेकर यहां तक मेरा बनेगा, राइट। क्लियर माय पॉइंट? अच्छा, तो अगर मैं बात करना चाहता हूं इसके लिए भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ब्रस्टिंग फोर्स जो मेरा पानी के द्वारा लगाया जा रहा है और रेजिस्टिंग फोर्स जो सरफेस टेंशन उसको रेजिस्ट कर रहा है उसके चारों सरकमफेरेंस में, तो सेम चीज है, प्रेशर फोर्स इक्वल टू आ जाएगा मेरा सरफेस टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सेम वही चीज हम लोग करेंगे कि प्रेशर यहाँ पे अगर निकालेंगे, प्रेशर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू वही सेम चीज, फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर हो गया, लेकिन कौन सा एरिया? एरिया देखेंगे वही एल इंटू डी, यही आ जाएगा, लेंथ इंटू डायमीटर, तो एल इंटू डी आ गया। समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है, ये तो हो गया, क्योंकि एरिया के लिए क्या करेंगे? पी इंटू कर देंगे डायमीटर इंटू लेंथ, राइट। अच्छा, ये चीज हो गया। अब नाउ अगर बात करते हैं रेजिस्टिंग फोर्स, तो रेजिस्टिंग फोर्स मतलब क्या था? सरफेस टेंशन फोर्स। अब सरफेस टेंशन यहाँ पे कहाँ बनेगा? तो एक ही जगह बनेगा ना डियर, केवल और केवल आपका बनेगा, अगर मैं इसको भी दो भाग में डिवाइड कर देता हूं, अंदर में पूरा पानी बह रहा, उधर पानी बह रहा, पानी बह रहा, पानी बह रहा, तो ये देख सकते हो इसके लेंथ में बन रहा है, इसके लेंथ में, चारों लेंथ में, और इधर भी बन रहा है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं? देख सकते हो इस साइड में मेरा बन रहा है, तो यानी क्या आ जाएगा? 2 इंटू आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ, दुगना आ जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे का क्वेश्चन ये रहता, सर जी यहाँ भी तो मेरा बनेगा सरफेस टेंशन, क्योंकि ये पानी मेरा बाहर जा रहा है, तो जब मेरा पानी बाहर जा रहा तो यहाँ मेरा वाटर है और बाहर में मेरा एयर है, तो यह भी सरफेस टेंशन बनेगा। लेकिन ये कब बनता है? ये पहला स्ट्रीम मेरा, पहला जेट जब मेरा बाहर जाता है ना, तब बनेगा एक मेरा सरफेस टेंशन लेयर बाहर में भी। लेकिन मैं एक कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ, मैं इनिशियल कंडीशन का थोड़ा ना बात कर रहा हूँ कि प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट एट द एंट्री, है ना, एट द टाइम ऑफ एंट्री। यहाँ पे एंट्री की बात नहीं किया जा रहा, ये कंटिन्यूस मेरा फ्लो हो रहा, तो ये तो मेरा क्या हो रहा भाई? पूरा का पूरा पानी जा रहा, पानी फिर यहाँ पानी, फिर यहाँ पानी, फिर यहाँ पानी, तो फिर उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, जब पहला लेयर बाहर हो रहा, जब पहला लेयर बाहर होगा उसके जस्ट आगे मेरा एयर था, तब सरफेस टेंशन में बना होगा। लेकिन कंटिन्यूस अगर जा रहा है तो इसका नहीं लेंगे, केवल हम लोग इसके हम लोग क्या लेंगे? लेंथ में बेसिस में लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू डबल इंटू लेंथ, तो यहाँ पे एल और एल मेरा कट जाएगा, और यहाँ पे अगर आप प्रेशर निकालोगे तो क्या आएगा? 2 सिग्मा, और डी नीचे आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन डी। तो ये भी क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर होगा। तो तीनों का तीनों मेरा गेज प्रेशर था, एक निकला मेरा क्या? 4 सिग्मा अपॉन डी,
एक क्या निकला मेरा 8 सिग्मा अपॉन डी और एक क्या निकला मेरा 2 सिग्मा अपॉन डी, है ना, ये समझ गए होंगे। ये 8 सिग्मा 4 सिग्मा अपॉन डी किसका था बताओ, तो आप बोलेंगे सर वाटर ड्रॉप का। किसका था, वाटर मेरा ड्रॉपलेट का था। ये किसका निकला सर, दुगना, क्योंकि मेरा बात करा बबल का। तो बबल के केस में सर जी क्या आता था, मेरा अंदर और बाहर दोनों तरफ मेरा सरफेस टेंशन, इसमें तो केवल बाहर में मुझे एक सरफेस टेंशन लेयर था, इसके मेरा अंदर में और बाहर में सरफेस टेंशन लेयर, इसलिए दुगना हो गया। और अगर जेट का बात करा जाए तो जेट का बात करते हैं केवल और केवल इसका हाफ आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया इसका दुगना 2 टाइम्स, और ये इसका बात करेंगे तो ये हाफ टाइम्स आ गया, हाफ टाइम्स आ गया। 4 सिग्मा अपॉन डी ये किसका निकल गया, मेरा जेट का। तो ये तीनों आपको देखने को मिलता है। सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया, इन शॉर्ट प्रेशर इनसाइड दी जेट 2 सिग्मा अपॉन डी, ड्रॉपलेट का बात करेंगे 4 सिग्मा अपॉन डी, और बबल का बात करेंगे तो 8 सिग्मा अपॉन डी। कभी कभी रेशियो भी पूछ दिया जाता है कि जेट का, ड्रॉपलेट का एंड बबल का रेशियो क्या होगा, प्रेशर का रेशियो। तो प्रेशर का रेशियो हो जाएगा क्या, आप देखोगे अगर इस कट करोगे तो सिग्मा 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 खत्म, डी 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 खत्म, बचेगा यहाँ पे 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 1:2:4। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछा जाएगा रेशियो कि भाई जेट का इंस्टू आपके ड्रॉपलेट का, है ना, इंस्टू बबल का। आपको अगर पूछा जाएगा क्या ये हो गया 1:2:4, अगर आपको पूछ दे कि जेट का बबल का बताओ इंटू ड्रॉपलेट का बताओ, तो फिर आपका 1:4:2 हो जाएगा। अगर कोई कहीं पूछ दे ये चीज कि बताओ ड्रॉपलेट का, बबल का और जेट का, तो फिर क्या आ जाएगा डियर बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या 2:4:1 इस तरह से। तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस ये चीज ध्यान रख लोगे ना, मेन जो मैंने बताया, फिर आप रेशियो वाला चीज आराम से कर लोगे। तो ये था हम लोग का क्या, सरफेस टेंशन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर से आप लोग को सरफेस टेंशन से रिलेटेड सारे चीजें जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। A to Z में आपको बता दिया हूं, इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो और आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए, तो अभी आप लोग का क्या चल रहा है, अभी टॉपिक हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और कुछ आपका प्रॉपर्टीज आएगा, देन हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आपके टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।